नमस्कार। आज हम राष्ट्रपति की जो चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक पे ही आगे की चर्चा करेंगे। चूँकि जैसा ये पद बड़ा है वैसे इसको पढ़ने में भी समय लगता है, इसको बड़ा धैर्य से पढ़ना पड़ता है। तो अभी तक अगर कल की बात की जाए तो हम राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात किया हमने, और किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसका निपटारा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में होता है उसकी बात हमने की। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम राष्ट्रपति की मुख्यतः शक्तियों पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति अगर नियुक्त हो जाता है तो उस राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां दी जाती हैं। हम इसके पहले महाभियोग भी अनुच्छेद 61 में पढ़ चुके हैं, शपथ भी 60 में पढ़ चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए, राष्ट्रपति को वैसे तो शक्तियां कई प्रकार की मिली हुई हैं, कई शक्तियां हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो उसकी सारी शक्तियां एक तरह से मंत्री परिषद में ही निहित हैं, प्रधानमंत्री में और मंत्री परिषद में ही निहित है। तो इस तरह से देखा जाए अगर, तो राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियां हैं। आइए हम एक एक पॉइंट लिखते हैं और उसकी चर्चा करेंगे आज। हालांकि मैं वीडियो को लंबा जाने न दिया जाए इसलिए प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज हम पहली हेडिंग बनाते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम कई सारी शक्तियों की चर्चा करेंगे। कई सारी शक्तियां हम बता रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सभी शक्तियों की उसकी चर्चा इसी में करने लग गया तो सबसे पहले हम अगर देखें तो राष्ट्रपति की एक शक्ति है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्तियां। देखिए, कार्यकारी शक्ति का मतलब हुआ कि जितने उसके कार्य होते हैं, उसका कार्य अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जितने बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उनकी सबकी ये नियुक्ति इसी के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जब ये राष्ट्रपति, हालांकि इसकी नियुक्ति जो होती है स्वयं सीजीआई दिलाते हैं, और अब उसके बाद हम इसकी नियुक्त, और जब ये नियुक्त हो जाते हैं तो वे ये किस किस पद के लोगों को नियुक्ति देते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे ये टॉपिक में। ठीक है, और दूसरी शक्तियां इसमें आती हैं इसकी कार्यकारी शक्तियां के बाद न्यायिक शक्तियां। ठीक है, दूसरी आती हैं इसकी न्यायिक शक्तियां। ठीक, न्यायिक शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा मुख्य फोकस रहेगा, जो मुख्य चर्चा का विषय रहेगा वो कार्यकारी शक्तियों का ही रहेगा। तीसरी शक्तियों की अगर हम बात करें अगर इसकी, तो ये हो जाएगा विधायी शक्तियां। देखिए, विधायी शक्तियां थोड़ा सा बता देते हैं आपको क्या है। विधायी शक्तियां वो हैं जैसे कि कोई भी विधेयक पास अगर होता है तो वो अंततः अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में अगर विधेयक लाया जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है, तो उस पर अंततः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, तभी वह जो है कोई भी कानून बन सकता है। ठीक है, और वो संविधान में किसी भी आर्टिकल के उपखंड में जुड़ सकता है, और वो संविधान का भाग तभी हो सकता है जब संविधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाए। तो ये सारी शक्तियां विधायी शक्तियों के अंतर्गत आ जाती हैं। अब अगर चौथी शक्ति की बात करें तो चौथी शक्ति है राजनयिक शक्तियां। राजनयिक शक्तियां थोड़ा हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बहुत हो जा रही है। पश्चिमी शक्ति की अगर बात करें, राजनयिक शक्ति हो गई। पश्चिमी शक्ति की अगर बात करें तो वित्तीय शक्तियां, वही 356 52 56 60 नहीं 300, वित्तीय शक्ति में 280 देख सकते हैं आप। वित्त आयोग का जो गठन, वित्त आयोग के अध्यक्ष की गठन, उनके सदस्य का गठन, उनके सदस्य की नियुक्ति, ये सब कर सकते हैं हम किसमें, वित्तीय शक्तियां में। वित्तीय शक्तियां,
ठीक है। अब ये हो गया वित्तीय शक्तियां, और छठी अगर देखी जाए तो हम आपातकालीन शक्तियां, जो राष्ट्रपति की सबसे मुख्य शक्तियों में से एक आता है आपातकालीन आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, शक्तियां, इसी में हम बोल दिए थे अनुच्छेद 352, 356, 360 राष्ट्रपति शासन इसी में है। तो आज इतनी शक्तियों की जो चर्चा की गई है, ये शक्तियां अगर हम देखें तो ये सारी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये पूरे शक्तियों का संबंध अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, कौन सा, अनुच्छेद 74, जिसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और उसकी मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह देगी किसको, राष्ट्रपति को। उसी का उपखंड 1 में ये चीज लिखी गई है कि ये सारी शक्तियों का प्रयोग किस तरह से होता है, ये सारी शक्तियों का प्रयोग किससे संबंधित है, अगर पूछ देता है तो ये सारी शक्तियों का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के उपखंड 1 से है, उपखंड 1 से है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रपति की शक्तियों में मुख्य रूप से उसके कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और इत्यादि हैं। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं कल की जो वीडियो पढ़ाया था, जब मैं महाभियोग उसमें बता रहा था, तो इसमें एक चीज आपको गौर करने वाली बात यह है, मैं भूल गया था, बाद में ध्यान आया। तो उसमें एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि जो भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जो उसका निर्वाचन मंडल है, वो उसमें शामिल तो उसके मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो तो नहीं होते हैं, उसके चुनाव में प्रतिभाग नहीं लेते हैं, अर्थात उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में जो अनुच्छेद 61 में बताई गई है, उसमें उनको जो है अधिकार है कि वो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में वोटिंग कर सकते हैं, पक्ष में करें या विपक्ष में करें, उनके ऊपर है, लेकिन वो कर सकते हैं, ऐसा उनका अधिकार है। तो ये हो गई हमारी शक्तियां। अब हम देखेंगे कि इनकी शक्तियों में क्या क्या है। नियुक्ति अगर करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कार्यकारी शक्तियों में मुख्यतः इनकी नियुक्ति की शक्तियां दी गई हैं, तो उस नियुक्ति में क्या क्या करते हैं इस विधायी शक्तियों में। अब हम एक की चर्चा करते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज है क्या, कि नियुक्ति संबंधी इनके जो है नियुक्ति, इनको जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां मुख्य रूप से मिली हुई हैं, ये कई उच्च पदस्थ अधिकारियों की ये नियुक्ति करते हैं। अगर सबसे पहले हम देख लें तो ये इन्हीं का एजेंट कहा जाता है, जो प्रत्येक राज्यों में होता है। आर्टिकल 155 में इनका जिक्र किया गया, किसका, कि भारत का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। अर्थात अगर कहा जाए तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और भले की जाती है, लेकिन आप हमेशा रखिए राष्ट्रपति कुछ भी अपने मन से नहीं करता है, वो अंततः प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पे तो ही करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में थोड़ा अंतर है, हम कभी इस पे जब आएंगे इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो सबसे पहले वो राज्यपाल की ही नियुक्ति करता है, स्वयं अपने ही एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रत्येक राज्यों में, जो कि उसको ये रिपोर्ट सौंपता रहता है कि राज्य में क्या चल रहा है। उसी आधार पर जो इसकी लास्ट में आपको बताया हमने कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसका वो प्रयोग भी कर सकता है। अगर प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में अगर दर्ज होती है किसी राज्य की सूचना अगर आती है इसके पास कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो आपातकालीन शक्तियों का ही प्रयोग करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राज्य के लिए वो एक किसका प्रयोग नियुक्ति करता है, राज्य के राज्यपाल का। अगर अनुच्छेद आपको लिखना है तो लिख सकते हैं हम, हालांकि अनुच्छेद को ज्यादा वरीयता तो नहीं देंगे क्योंकि ये बार बार पढ़ने पर ही याद होता है, भूल सकता है ये आपको। अनुच्छेद 155 में ही है
हाँ 155 में ही है, अनुच्छेद 155 में ही भारत का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति एक तरह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दूसरी बात अगर करें हम, तो दूसरी नियुक्ति अगर ये देखे जाए तो राज्यपाल के बाद आते हैं उपराज्यपाल। आप एकदम क्रम से पढ़ेंगे तो याद रहेगा, उपराज्यपाल। हाँ भैया, तो उपराज्यपाल कहाँ होते हैं? ये तो राज्यों में होते हैं और ये केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। इन्हीं में प्रशासक भी होते हैं, प्रशासक यहीं लिख सकते हैं, प्रशासक की नियुक्ति भी यही करते हैं। ठीक है, अब राज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल हो गए। अगर तीसरी बात की जाए तो उसके नीचे वाला पद देखा जाए तो सीजेआई का पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। समझ तो जाएगी। सीजेआई के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, उनकी भी नियुक्ति ये करता है। ठीक है, सीजेआई का मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही है भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चौथी बात करें तो हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? सभी न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा भी ही की जाती है। ठीक है, ये सब का एक न एक आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, इतना आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होगा केवल। आप मुख्य रूप से जान गए राज्यपाल के लिए, हालांकि इन लोगों को भी जानना चाहिए, करेंगे चर्चा इस पे भी। ठीक है, अब ये हाई कोर्ट के जज हो गए। अब कौन बच रहा है उसके नीचे? अगर देखा जाए तो अगर उसके नीचे हम आएंगे तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। तो इस तरह से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हो गए। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ वो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है, दो अन्य, तभी तो पूरा होता है वो कॉलेजियम पूरा, अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, अब कौन होगा? कभी कभी आपने पेपर में अक्सर, अभी जल्द ही क्या कह लें उसको, तो काफी पुराना हो गया, दिल्ली के जो राज्यपाल हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वहां के मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सीधी नियुक्ति आप देखते हैं कि राष्ट्रपति दिलवाता है, जबकि ऐसा अन्य राज्यों में नहीं है, राज्यपाल है, लेकिन वहां कौन है? सीधे राष्ट्रपति है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन कौन? केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। और इसके बाद अगर देखा जाए तो महान्यायवादी मतलब वही जो एक तरह से जैसे हमारा कोई कानूनी सलाहकार जो होता है उसे वकील हम कहते हैं, उसी तरह से वो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है। चाहिए तो लिख लीजिए आप, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। ठीक है, इसके अलावा अभी जो हम बोले थे आपके कई सारे आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। जैसे अगर हम देख लें तो अनुच्छेद 280 के तहत वो वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए 7वां हो गया, इसको 8वां बना लीजिए, उसके बाद 9वां बना लीजिए। तो अगर ना देखा जाए तो जो ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, और एससी और एसटी, ये दोनों वर्गों के आयोग के अगर देखा जाए तो ये
नियुक्ति करता है, तो हम कह लेते हैं एससी भी कर लेते हैं और एसटी भी करते हैं, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो इस तरह से इनके जो अध्यक्ष होते हैं प्लस इनके जो इतने सदस्य होते हैं, इनकी भी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इसी तरह से ओबीसी के जो वर्ग आयोग के यानी अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी इस तरह से राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से आज हम केवल कार्यकारी शक्तियों में भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इनके जो है जिनका कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में, ठीक है, 56 में इनका जो है कार्यकाल की बात की गई है, अनुच्छेद 60 में इनके जो है शपथ की बात की गई है, अनुच्छेद 61 में इनके महाभियोग प्रक्रिया की बात की गई है, 56(1) के सब क्लास बी में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी अगर यह भारत के संविधान का अगर अतिक्रमण करते हैं। इन सभी बातों की चर्चा हम अब से और पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम अगर देखें तो कार्यकारी शक्तियां पूरी हो गई, अब हम विधायी शक्तियां, ठीक है, और राजनयिक शक्तियां, ठीक है, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, इन सारे शक्तियों पर हम एक छोटा छोटा चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।